आज हम बात करने वाले हैं उस सिंगापुर की जिसने अंग्रेजों की गुलामी से विश्व युद्ध की मार तक सब सहा, जिसके पास उसकी आज़ादी के बाद कमाई का कोई जरिया नहीं था। दिल्ली से भी छोटा देश जो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में अपनी जगह पक्की किए हुए है। आज हम आपको बताएंगे कैसे एयर कंडीशनर ने इस देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। सिंगापुर, इस देश का नाम सुनते ही ऊंची ऊंची इमारतें, खुशहाल लोग, रोजगार और उन्नति का ख्याल ही आता है। अपनी कुल आबादी में 9% जगह भारतीयों को देने वाले इस देश का भारत से भी गहरा नाता है। कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में सुमात्रा द्वीप से एक हिंदू राजकुमार शिकार के लिए सिंगापुर द्वीप गए। वहाँ के जंगलों में उन्होंने सिंह को देखा और इस द्वीप का नाम सिंहपुर रखा, जो बाद में बदलकर सिंगापुर हो गया। हालांकि इसके न तो ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं और न हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हमारी बात उस सिंगापुर के बारे में है जिसने अंग्रेजों की गुलामी से विश्व युद्ध की मार तक सब सहा, जिसके पास उसकी आज़ादी के बाद कमाई का कोई जरिया नहीं था। दिल्ली से भी छोटा देश जो आज दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में अपनी जगह पक्की किए हुए है। आज हम आपको बताएंगे कैसे एयर कंडीशनर ने इस देश को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई। तो चलिए जानते हैं सिंगापुर और उसके इतिहास के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर सिंह। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राणा क्रिएटर्स पर। अगर आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के समय में सिंगापुर के लोगों की औसत तनख्वाह दुनिया में तीसरे नंबर की है। कंसल्टिंग फर्म जूनियर रिसर्च के अनुसार मोबिलिटी, सेहत, सुरक्षा और उत्पादकता के मामले में सिंगापुर दुनिया में सबसे आगे है। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की 2018 की रैंकिंग में सिंगापुर बीते 5 सालों से दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा है। लेकिन सिंगापुर हमेशा से इतना समृद्ध नहीं रहा। इसके पास न खेती योग्य जमीन थी और न ही खनिज संपदा। एक समय इस देश की ज़्यादातर जनसंख्या झुग्गी बस्तियों में रहा करती थी और ये दुनिया के बड़े स्लम एरिया में गिना जाता था। भारत, ऑस्ट्रेलिया और म्यांमार की तरह यह देश भी अंग्रेजों के अधीन था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर को जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि सिंगापुर में ब्रिटेन सेनाओं की भारी मौजूदगी हुआ करती थी। हालांकि सिंगापुर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी और जापान ने 1942 में इस पर हमला कर दिया। इस दौरान जापान ने ब्रिटेन को शर्मनाक अंदाज में हराया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने इस हार को ब्रिटेन इतिहास का सबसे बुरा नुकसान बताया था। सिंगापुर को हर तरफ से हमला झेलना पड़ा। 1944 से 45 में अमेरिकी विमानों ने जापान के कब्जे वाले सिंगापुर पर हमला बोल दिया। इस हमले में सिंगापुर पर हुई जोरदार बमबारी से यहाँ के व्यापारिक बंदरगाह पूरी तरह बर्बाद हो गए। ये थी सिंगापुर की बर्बादी की कहानी। लेकिन बर्बाद होने के बाद भी इस देश ने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा और देखते ही देखते आधुनिकता की रेस में दुनिया के कई दिग्गज देशों से आगे निकल गया। इस देश की सफलता की कहानी के मुख्य नायक रहे हैरी ली उर्फ ली कुआन ये। जापान के कब्जे में रहते हुए सिंगापुर की आबादी ने जो कठिनाइयां झेली, उसका दर्द शायद ही ये देश कभी भुला पाए। लेकिन ली कुआन ये ने सिर्फ इस देश के जख्मों पर मरहम लगाया, बल्कि हर चुनौती से लड़ने योग्य भी बनाया। ली कुआन ये का जन्म 16 सितंबर 1923 को एक चीनी अप्रवासी परिवार में हुआ। ये अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के बेटे थे। ली ने सिंगापुर के अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की और अंग्रेजों जैसा अंदाज अपनाया। यही वजह थी कि उन्हें बचपन में हैरी ली कहकर पुकारा जाता था। जिस समय ली अपनी छात्र जीवन में थे, उस समय सिंगापुर जापान के कब्जे से गुजर रहा था। इसके दौरान ली की पढ़ाई भी काफ़ी प्रभावित हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी की। ली छात्र जीवन से ही समर्पित समाजवादी रहे। पढ़ाई के बाद वह सिंगापुर लौटे और एक प्रमुख ट्रेड यूनियन वकील बने। साल 1954 में उन्होंने पीपुल्स एक्शन पार्टी की स्थापना की और इस पार्टी के महासचिव बने। वह अगले 40 सालों तक इस पद पर बने रहे। साल 1959 के चुनावों में पीएपी
ने बहुमत हासिल किया और सिंगापुर को अंग्रेजों के नियंत्रण से निकालकर स्वशासित राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। हाल ही में आज़ाद हुए सिंगापुर के पास कोई ऐसा जरिया नहीं था जिसके दम पर एक पूरे देश को चलाया जा सके। यहाँ न खेती के लिए ज़मीन थी और न किसी तरह की खनिज संपदा। ऐसे में सिंगापुर को किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो उसके विकास में उसकी मदद कर सके। ऐसा ही कुछ सोचकर 1963 में ली ने सिंगापुर का विलय मलेशिया के साथ करा दिया। अब सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा था, लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसके कई कारण थे। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि सिंगापुर के पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे मलेशिया को फ़ायदा हो, इसलिए उसे अब सिंगापुर एक बोझ की तरह लगने लगा। विलय के समय बात तय हुई कि सिंगापुर अपनी कमाई का 40% हिस्सा मलेशिया को देगा, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 60% कर दिया गया। दूसरी तरफ मलेशिया को ली की बढ़ती लोकप्रियता से डर था। उन्हें यह खतरा महसूस हुआ कि कहीं ली उसकी सत्ता न हथिया ले। इसके अलावा वैचारिक रस्साकसी और जातीय समूह के बीच हिंसक संघर्ष बढ़ने लगा, जिसके बाद 1965 में सिंगापुर संघ से निकलकर स्वतंत्र देश बन गया। सिंगापुर के लिए कठिन समय था, लेकिन इस देश ने उस दौरान भी हार नहीं मानी। ली के मलेशिया से संधि सिंगापुर के औपनिवेशिक अतीत से दूर फेंकने की एक कोशिश थी। उन्होंने इसे एक खराब दौर बताया और सिंगापुर को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की। इस दौरान ब्रिटेन सिंगापुर का एकमात्र सहारा था, क्योंकि अभी तक ब्रिटेन आर्मी यहाँ मौजूद थी और इस अकेले पड़ चुके देश को खड़ा करने में अपना योगदान दे रही थी। लेकिन 1967 में ब्रिटेन ने भी अपनी सेना यहाँ से हटाने का ऐलान कर दिया। तब ली कुआन ने ब्रिटिश सरकार से कुछ समय तक अपनी सेना न हटाने का आग्रह किया, क्योंकि अगर ब्रिटिश सेना यहाँ से जाती तो सिंगापुर की सुरक्षा पर असर पड़ सकता था। तब तक सिंगापुर के पास कोई आर्मी नहीं थी। अधिकतर लोग नशे के आदी हो चुके थे, जुर्म की घटनाएं बढ़ गई थी और कई जगहों से आए लोगों के एक साथ रहने से मतभेद और झगड़े भी बढ़ने लगे। 1970 तक भी सिंगापुर ने कुछ खास विकास नहीं किया था। इस समय तक इनकी बड़ी आबादी झुग्गियों में रहा करती थी। इतना ही नहीं, उस दौर में इसे दुनिया की सबसे बुरे स्लम एरिया का दर्जा भी मिल चुका था। बरसों तक अंग्रेजों की गुलामी जापान की जागती और फिर मलेशिया के दुत्कारे जाने के बाद अब सिंगापुर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सांस ले रहा था। हालांकि इस देश के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो इसके विकास में तेजी लाने का काम कर पाती। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1965 में सिंगापुर की प्रति व्यक्ति जीडीपी 516 अमेरिकी डॉलर थी और करीब आधी जनसंख्या अशिक्षित थी। लेकिन ली कुआन ने अगले 25 सालों में इस देश की तस्वीर बदल कर रख दी। इस देश ने 1960 से 1980 तक प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 15 गुना की वृद्धि करने जैसा कीर्तिमान हासिल किया। ली कुआन ने इजराइल की तरह छलांग लगाकर आसपास के क्षेत्र के अन्य देशों को पीछे छोड़ने की ठानी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित किया। इसके लिए ली ने कई प्रयास किए। इनमें एक सबसे बड़ा सराहनीय प्रयास था लोगों को झुग्गियों से निकालकर पक्के मकानों में बसाना। आज भी सिंगापुर की 80% आबादी सरकार द्वारा बनाए गए घरों में रह रही है। इससे लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ा। उनके रहन सहन से लेकर उनकी सोच तक में बदलाव आया। लोग गंदगी से होने वाले खतरों को समझने लगे, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगे। शिक्षा का विस्तार हुआ और अपराध दर में भी कमी आने लगी। इसके बाद ली ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई तरह के सख्त कानून बनाए। छोटे छोटे अपराधों के लिए कड़ी सजा का नियम लागू हुआ। भ्रष्टाचार के मामलों में ऐसी सजा के नियम लागू हुए कि लोग ऐसा कुछ करने से भी डरने लगे। इसका मुख्य कारण ली और उनकी पार्टी का खुद भ्रष्टाचार मुक्त होना था। कुछ ही समय में यह देश पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया और वो सारा पैसा देश के विकास में इस्तेमाल किया जाने लगा। आज भी सिंगापुर दुनिया में 4 सबसे भ्रष्टाचार मुक्त देशों में से एक है। ली कुआन 1967 से 1990 तक सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, हेल्थ केयर, बिजनेस, पब्लिक सेक्टर हर क्षेत्र में विकास किया। इसके साथ ही सभी धर्मों के लोगों का घर होने के बावजूद इस देश में ऐसा माहौल है कि यहाँ किसी तरह के नए मतभेद होते हैं
न झगड़े। लोग लड़ाई से दूर हट अपने और अपने देश के विकास के लिए सोचते हैं। ली कुआन के लिए देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते एक आर्मी की सख्त ज़रूरत थी। ऐसे में उन्होंने ये नियम लागू कर दिया कि देश का हर नागरिक अपने कैरियर के 3 साल सरकारी सेवा में बिताएगा। इस तरह बहुत से लोगों ने आर्मी ज्वाइन की और देश को उसके नागरिकों की ही सेना मिलने लगी। सिंगापुर में शानदार सड़कें और हाईवे निर्माण पर जोर दिया गया, जिससे आधारभूत ढांचे का विकास किया जा सके। सिंगापुर के विकास में इसकी भौगोलिक स्थिति का भी एक बड़ा योगदान है। ये देश मलक्का जलमंडल के मुहाने पर स्थित है, जहाँ से दुनिया का 40% समुद्री व्यापार होकर गुजरता है, जिससे इस देश को भारी कमाई होती है। इसकी 190 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा पर कई गहरे पानी वाले बंदरगाह हैं। ली कुआन की सरकार ने शुरुआत से ही सिंगापुर में रहने वाली मिश्रित आबादी को शिक्षित करने और मानव संसाधन पर पैसा खर्च